हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है COP16 के बारे में। ऑलरेडी हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कल की क्लास में कवर की थी, और कल की क्लास में जब हम COP16 के बारे में आपको बता रहे थे तो एक हमसे गलती हुई थी, एरर हुई थी। हालांकि वो एरर हुई नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे साफ साफ नहीं बोला है कि इस प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ठीक है, आपने देखा होगा 13 मिनट 40 सेकेंड के आसपास जब आप उस क्लास को देख रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको प्रोटोकॉल्स का जिक्र किया था, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो इन जैव विविधता और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जिनमें मैंने आपको एक जिक्र किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, एक जिक्र किया था आपको कार्टेजेना प्रोटोकॉल का, और एक जिक्र किया था नगोया का। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो मॉन्ट्रियल है वो डायरेक्टली आपका जैव विविधता से संबंधित नहीं है, इनडायरेक्टली है। ये वास्तव में संबंधित किससे है? मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल संबंधित है ओजोन से। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, किगाली हो गया, है ना, ये किससे संबंधित है? ओजोन से। क्लियर हो गई बातें। और कार्टेजेना और जो नगोया है ये डायरेक्टली आपके संबंधित है सीबीडी से, कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी से। और इसी नगोया के अंतर्गत ही आपका आता है आईची गोल, जो कि 20 गोल्स होते हैं। 2011 से लेकर 2020 तक इनको इम्प्लीमेंट करना था। क्लियर हो गई बातें। लेकिन अगर आपको दे दे कि इनमें कौन जैव विविधता को प्रभावित या जैव विविधता पे रोक लगाने वाले या उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल आए, तब ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन जैव विविधता से संबंधित अगर प्रोटोकॉल पूछा जाता है तो कार्टेजेना और नगोया ही है, मॉन्ट्रियल नहीं है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। हालांकि मैंने पीछे की क्लास में ये नहीं बताया था कि मॉन्ट्रियल का संबंध जैव विविधता से, मैंने ये बताया था कि कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके डाउट को क्लियर कर दें। ठीक, बात करते हैं COP16 की। तो COP16 ये कहाँ पे हुआ था? केली में, जो कि कोलंबिया का शहर है। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। COP16 इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 16वां सम्मेलन था। ठीक है, कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब वो सदस्य देश जो इस सीबीडी के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, कितने देश इसमें शामिल हैं? 193। कब ये आया था? 1993 के टाइम पे ये आया था, और 1994 में भारत इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। खास बात एक और है कि COP16 में ही कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क था, उसको लेकर यहाँ पे कई प्रकार के संशोधन होने के बाद उसकी रणनीतियों पर चर्चा हुई। कुनमिंग क्या है? कुनमिंग वास्तव में चाइना का एक शहर है, और ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका कार्य क्या था? ये एक बहुपक्षीय संधि थी, और ये इसका मुख्य जो काम था कि 2030 तक जितनी भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है उसको रोकना और उसकी भरपाई करना, मतलब उसकी डाइवर्सिटी को बनाए रखना, किसी ना किसी तरीके से प्रमोट करना। क्लियर हो गई बातें। और ये क्या करता है? ये वास्तव में सतत विकास लक्ष्यों का भी समर्थन करता है। अब आपको पता होगा कि हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना। अब आपको एक और काम करना है कि वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी याद कर लेना है कि पहले इसमें क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पाँचवें में क्या है ना, टोटल 17 में क्या क्या है, और इनकी लिस्ट बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। नेट जेआरएफ वगैरह के स्टेट पीसेस के अगर आप पेपर देते होंगे तो वहाँ पर सीक्वेंसिंग में पूछ देता है कि 4 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, या इनमें कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है, टारगेट्स इसमें कितने। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक, पीछे की क्लासेस में कह सकते हो कि जो हमारी जनवरी फरवरी की मैगजीन होती है उसमें हमने इन चीज़ों को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिक बातें कि इसका उद्देश्य क्या है इस कुनमिंग का। तो 2030 तक कम से कम 30% क्षीण स्थली, मतलब जो जल स्थली जो क्षेत्र है कम से कम, या अंतर्देशीय जल जो तालाब वगैरह हैं, और समुद्री व तटीय पारितन, उनको प्रभावी ढंग से बहाल करना, मतलब फिर से उनको रिवाइव करना। ठीक है, 2030 तक 23 कार्य उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल करना, साथ ही 30% हिस्सा अलग रखने की आवश्यकता नहीं, मतलब भूमि और जल क्षेत्र का सामूहिक वैश्विक प्रयासों को ये नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है। तो इतना लंबा आप मत जाओ, कहने का मतलब बस आपको इतना बताओ कि कुनमिंग घोषणा का संबंध किससे है, बायोडाइवर्सिटी से। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, वास्तव में बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने पीछे के आर्टिकल में। ठीक, अब इसमें क्या क्या हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। जब कैली में ही बनाया जा रहा है तो कैली फंड बनाया जाएगा। ठीक है, अब कैली फंड का काम क्या होगा, इसी डाइवर्सिटी को प्रमोट करना अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर कैसे प्रमोट करेंगे, डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन या डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग से लाभों को मतलब निष्पक्ष और न्याय संगत सुनिश्चित करने के लिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे कई सारे जीव होते हैं, अगर हमें उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग का पता चल जाए तो हम ये जान सकते हैं कि उस जीव की सर्वाइवल क्षमता कितनी है, उसको कौन सी बीमारी हो सकती है और उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी से बड़ी महामारी में हम उन जीवों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से संबंधित है। ठीक है, कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को लेकर यूज किया जाना है। ठीक है, डीएसआई जीनोम अनुक्रमण या जीनोमिक सीक्वेंस पर्यावरण जैविक अनुसंधान में डेटा को संदर्भित करता है। ये आपको नहीं याद रखना है। ठीक, यहाँ एक बस फैक्ट याद रखना है जिस पे मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या, कि सभी पक्षकारों ने विश्व भर में जैव विविधता पहलों का समर्थन करने हेतु वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यहाँ फैक्ट घुमा देगा कि 100 बिलियन या 50 बिलियन, तो आपको पता होना चाहिए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक अन्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाली व्यवसायों के लिए सब्सिडी को प्रति वर्ष 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पुनर्निर्देशित करना है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य के बारे में। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ याद नहीं रखना है। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है, मतलब क्षमता निर्माण प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करना, ज्ञान को साझाकृत करना। ये आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है तो इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं, ये बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं जब आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स करेंगे और वहाँ इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी का पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो इस शब्द है ना, ये वास्तव में 3 चीज़ों से संबंधित है। मतलब डाइवर्सिटी किस चीज़ की, प्रजाति डाइवर्सिटी की बात की जाती है। प्रजाति का मतलब कि कोई बिल्ली है, कोई भालू है ना, कोई क्या कहते हैं गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ये प्रजातियों के आधार पे भेदभाव। ठीक है, कोई पक्षी है, कोई सरीसृप है, कोई उभयचर है, कोई स्तनधारी है। ठीक, फिर एक विविधता आती है आनुवांशिक की, जेनेटिक कैसे हैं, है ना, जैसे हम ही लोग देखते हो ना कि हम सब इंसान तो हैं लेकिन जेनेटिकली सब लोग अलग हैं, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। ठीक है, सबका जीन अलग अलग होता है। ठीक, तो प्रजाति डिफरेंस पता चल गया, आनुवांशिक डिफरेंस पता चल गया, और फिर तीसरा आता है पारितंत्र का डिफरेंस, मतलब कि रहता कौन कहाँ पे है, कोई जल में रहता है, कोई स्थल में रहता है, कोई आकाश में उड़ता रहता है। ठीक है, कोई दोनों में मिला के रहता है, कोई तीनों में रह लेता है। तो जब भी जैव विविधता की आपसे बात की जाए तो जैव विविधता का केवल मतलब जीवों की विविधता से नहीं होता है। जैव विविधता का मतलब उनकी प्रजाति विविधता, उनकी आनुवांशिक विविधता और उनकी पारितंत्र की जो विविधता है, पारितंत्र का मतलब उनके रहने योग्य स्थान की, उन तीनों को मिला कर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। फिर ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखो मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि यार बस 2 ही लाइनें पढ़नी थी क्या। मैं इसलिए भी डालता हूँ इनको ताकि आपको ये भी पता चल सके कि देखो इतनी सारी फालतू लाइनें हमें नहीं पढ़नी होती हैं, और यही होती है हमारी क्या, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। वन हेल्थ क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पीछे की क्लास में पढ़ा रखा है जो जनवरी फरवरी में है, कि जीवों से संबंधित जो हेल्थ की परेशानी होगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो होगी और जो मनुष्य से रिलेटेड होगी, इन तीनों को एक साथ एकीकृत करना। ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना है, क्योंकि वन हेल्थ से फ़ायदा क्या होगा कि जो गैर संचारी रोग हैं या जो जूनोटिक रोग हैं उनका जोखिम हम कम से कम कर सकेंगे। ठीक, बाकी कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया का संबंध किससे, ये आपको मैंने बता ही दिया कि जैव विविधता से। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक समझौता क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको 200 बिलियन बस याद रखना है।
अब वही बात भारत को लेकर कि भारत की पहली राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कब बनाएगी? 1999 में। क्यों? क्योंकि 1994 या कहें 18 फरवरी 1994 को भारत शामिल हुआ था, जिसे आईची जैव विविधता लक्ष्यों के साथ संरेखित किया गया, मतलब उसके साथ मिला दिया गया। आईची जो लक्ष्य थे वो कब आए थे? 2010 में, या कह सकते हो 2011 से लेकर 2020 तक चले थे, नगोया प्रोटोकॉल का हिस्सा थे। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्यों भारत ने किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको ही पता है कि भारत में न केवल जीव डाइवर्स हैं बल्कि लोग भी काफ़ी सारे डाइवर्स हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है आरबीआई द्वारा स्वर्ण का प्रत्यावर्तन। इस आर्टिकल को मैं आपको पढ़ाऊं, है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी पे आपके साथ जाऊं, इसमें मैं एक बेसिक स्टोरी के रूप में पहले आपको समझा देना चाहता हूं, फिर एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास मान लो कल को 5 केजी सोना आ जाए। ठीक है, 5 केजी सोना आ जाए कहीं से भी, तो आप क्या करेंगे? आप उस 5 केजी सोने को या तो अपनी तिजोरी में रखेंगे, ठीक है, या अपने रिश्तेदार को दे देंगे, ठीक है, या किसी ऐसे विश्वासी इंसान को दे देंगे जहां पर वो सिक्योर रहेगा, और या फिर आप बैंक में इसको जमा कर देंगे। बैंक में आप कब जमा करेंगे? जब सरकार आपसे ये कह दे कि आपके लोगों के पास जितना भी सोना पड़ा हो आप वो बैंकों में जमा कर दें, हम उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई रेट नहीं करेंगे, तो आपको सबसे सुरक्षित जगह कौन सी दिखेगी? बैंक दिखेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप 5 केजी सोना बैंक में जमा करोगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जिस भी आप बैंक में जमा करोगे तो उस बैंक में आपकी एक रेपुटेशन बनेगी, मतलब एक सम्मान से लोग देखेंगे कि यार इसके पास 5 केजी सोना है। ठीक है, और आप उस बैंक में चले जाओ और कह दो भैया 5,000 रुपये का हमको लोन मिल जाएगा, तो वो बैंक क्या करेगी? आपको फटाक से लोन दे देगी। क्यों? क्योंकि आपने 5 केजी लोन सोना वहाँ पे रखा है। या मान लो आप किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हो और उससे कहते हो बाबूजी 5,000 रुपये हमको उधार दे दोगे, तो वो आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फलाने व्यक्ति का 5 केजी सोना फलानी बैंक में रखा है, मतलब ये रेपुटेशन बढ़ाता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, जब आप अपना 5 केजी सोना बैंक में रखोगे, सिक्योरिटी जमा करोगे उसके लॉकर में, तो उसकी आपको एक फ़ीस भी तो देनी पड़ेगी। सोना की एक खूबी होती है कि वो रखे रखे उसका कोई यूज तो हो नहीं पाता है, इससे अच्छा उसको मार्केट में चलाएमान रखोगे तो खरीदारी में, आपके घर गृहस्थी के खर्चों में, लग्जीरियस चीज़ों में, उनमें काम आएगा। या आपके घर में मान लो कोई दिक्कत आ रही है, शादी विवाह होने वाला है, तो आप उसको ला सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हम बैंक में रखते हैं तो उसमें पैसा लगता है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक, तो यही सब कुछ इसी आरबीआई से संबंधित है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई बस यही सारी चीज़ें इस पे भी लागू होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई क्या है हमारे देश में? आरबीआई वास्तव में एक ऐसी बॉडी है जो भारत में इकोनॉमी को कैसे चलाना है उसके बारे में बताती रहती है। ठीक है, आरबीआई मतलब क्या है? आरबीआई एक ऐसी बॉडी है, ये क्या हो गया, इसको हवा में चल रहा है पेन एक मिनट रुकिए। अब ठीक है। आरबीआई क्या है? आरबीआई एक ऐसी बॉडी है जो भारत में इकोनॉमी को कैसे चलाना है इसकी व्यवस्था करती है। और ये चीज़ मैंने आपको कहाँ सिखाया है? ये मैंने आपको इकोनॉमी की क्लास में सिखाया जब मैंने आपको इन्फ्लेशन के चैप्टर को पढ़ाया था। आपको बताया था कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित और अनियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि अभी विश्व में क्या चल रहा है? अभी विश्व में युद्ध चल रहा है। ठीक है, कभी इजराइल के साथ ईरान का हो जाता है, कभी लेबनान का हो जाता है, कभी रसिया का यूक्रेन के साथ में हो जाता है। ठीक, तो इस युद्ध की स्थिति में कोई गारंटी नहीं है कि कब कहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिए जाएं कि भैया आप कोई खरीदारी इधर से उधर नहीं होगी। तो अगर सोचो मतलब कोविड-19 का टाइम आ जाए और बैंकें पूरी बंद कर दी जाएं, ठीक है, तो आप तो बेवजह के मतलब दिवालिया हो जाओगे। आपके पास पैसा होगा लेकिन आप निकाल नहीं सकते हो जाके। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने प्री स्टेप ले लिया, मतलब पहले से एक स्टेप ले लिया कि भैया हम अपना सोना ले आते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कल को क्या हो जाए। कहाँ से लाएगी? जहाँ पर उसने जमा कर रखा है। कहाँ जमा कर रखा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड में।
ठीक है, और वहाँ जमा करने के कारण अपना 102 टन सोना वापस ले आ रही। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है वापस लाना अपना सोना। क्लियर हो गई बातें? तो ये ला रही है। अब प्रश्न आता है कि ला क्यों रही? मैंने आपको बता रखा है कि ला इसलिए रही है क्योंकि इसको अनसर्टेनिटी है, इसको ये लग रहा है कि कहीं कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, भू राजनीतिक जोखिम ना हो जाए, और अगर वो हो जाएगा तो हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। बाजार में विश्वास में वृद्धि हो, जब आप सोना ज़्यादा रखते हो, अपने देश में पैसा ज़्यादा रखते हो, तो बाजार के जो भी कस्टमर होते हैं उनको यकीन होता है, जनता को विश्वास बढ़ता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी बैंकें जब पूरी तरीके से दिवालिया हो जाती हैं, जैसे यस बैंक का आपने देखा होगा इशू, तो उसमें क्या था कि उसके जो कस्टमर थे बड़े परेशान हो गए। तब आरबीआई इंटरफेयर करती है और कहती है कि इसको हम एसबीआई में मर्ज कर देते हैं और जितना लोगों का पैसा है वो हम पैसा देंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचो अगर भारत में पैसा आ गया, सोना आ गया, तो लोगों को यकीन बढ़ेगा, अरे यार हमारी आरबीआई बहुत पैसे वाली है। ठीक, तो एक तो ये होगा। आर्थिक संप्रभुता, हमें किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा जो टैक्स है उसको हम हमारा जो ऋण है दुनिया भर का, उसको हम चुकाने में सक्षम हो पाएंगे। घरेलू वित्तीय बाजारों का समर्थन, जब हमारे यहाँ सोना भौतिक रूप से होगा तो हम कहीं और से आयात नहीं करेंगे, इसकी स्मगलिंग उतनी नहीं हो पाएगी, तो ये हमारे लिए फ़ायदा करेगा, है ना। और वैसे भी आपको पता है कि भारत सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जारी ही कर रखा था ताकि लोग आयात ना करें। देखो आयात से क्या होता है, जब लोग सोना ज़्यादा खरीदते हैं तो इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि सरकार को बाहर से आयात करना पड़ता है, और आयात करने से क्या होता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है या कहें फॉरेन जो रिजर्व है वो घटता है। और सरकार को ये अच्छे से पता है, आज भी आप देखेंगे बहुत ही रेयर कोई देवी होगी या देवता होगा जो सोने की चैन और सोने का सब कुछ गले में पहन के रोज रोज घूमता हो, क्योंकि उनको पता है कि लोग पहनेंगे तो रोल्ड गोल्ड, लेकिन सोना इसलिए मंगा लेते हैं ताकि अलमारी में रख सकें। पहनेंगे नहीं, हार मंगा लेंगे, कहीं अंगूठी मंगा लेंगे, कहीं अंगूठा मंगा लेंगे, पहनेंगे कभी नहीं। तो सरकार ये चाहती है कि जब तुम्हें पहनना ही नहीं है, तुम्हें बस सोने को रखना है, तो इससे अच्छा तुम गोल्ड बॉन्ड ले लो। बॉन्ड क्या होते हैं? एक तरीके के सरकार के ऋण पत्र होते हैं, ठीक है, जिन पे सोने के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे सोना आप रखते वो बढ़ता, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक, स्वर्ण प्रत्यावर्तन की वैश्विक प्रवृत्ति, ऐसा नहीं कि केवल भारत ने ही वापस लिया है, बहुत पहले वेनेजुएला भी ला चुका है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। लागत बचत, अब सीधी सी बात है, जब हम बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते हैं या कहीं फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाओं में रखते हैं तो रखने का हमें एक फ़ीस तो देनी पड़ती है ना, बीमा का, कि भैया ये अगर लुट गया, चोरी हो गया तो भी तो वो बैंक देगी ना। तो इंश्योरेंस करवाते हैं, परिवहन शुल्क, यहाँ से फ्लाइट से जाता है, संरक्षक शुल्क, सिक्योरिटी गार्ड का, वॉल्ट शुल्क जो वहाँ का लॉकर होता है ना, तो इन सब की फीस देनी पड़ती है। अब जब हम वापस ही ले आएंगे तो ये सारा का सारा खर्चा हमारा क्या होगा? बच जाएगा। आयात कवर में वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट की निर्भरता कम हो जाएगी। तो इतने फ़ायदे होंगे। आप सोचोगे सब क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपसे सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि आरबीआई अगर स्वर्ण का प्रत्यावर्तन करता है तो इसके क्या क्या लाभ हैं। तो आ जाएगा कि लागत बचत होगी, आयात कवर में वृद्धि होगी, स्वर्ण प्रत्यावर्तन की वैश्विक प्रवृत्ति रही है, ये तो नहीं आएगा। बाजार में विश्वास में वृद्धि, आर्थिक संप्रभुता, घरेलू वित्तीय बाजारों का समर्थन, भू राजनीतिक जोखिम को कम किया जाना, ये ऑप्शन में दे देगा, तब उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि प्रत्यावर्तन हम क्यों कर रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी थी। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में इस समय 510.46 मीट्रिक टन सोना है। ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 kg। ठीक है, अब सोच लो इसमें मल्टीपल 1000 का कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने किलोग्राम हमारे पास सोना है। ठीक, अब मन हो तो लूट लो जाके। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत की कुल आरक्षित स्वर्ण निधि 854.73 मीट्रिक टन है, मतलब टोटल। ठीक है, ये तो हमारा जो घरेलू स्तर पर जो रिपोर्ट है इसके द्वारा बताया गया। आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको इतना याद रखना है क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत सॉवरेन गोल्ड होल्डिंग्स के मामले में 8वें स्थान पर है। सॉवरेन का मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किसके पास है, तो उनमें 8वें नंबर पर है। अमेरिका इसमें टॉप पे है।
ठीक है। भारत की गोल्ड होल्डिंग्स 840.76 है। इसके विदेशी मुद्रा भंडार का 9.57। देखो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो उसमें जो सोने की मात्रा है, सोने की हिस्सेदारी है, वो 9.57 है, ठीक। गोल्ड होल्डिंग्स के मामले भारत से आगे कौन कौन से देश हैं ये आप बेसिक रूप में देख लो, लेकिन ये स्थान आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार वास्तव में एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में, है ना, फॉरेन करेंसी में, जैसे डॉलर हो गया, रूबल हो गया, यूरो हो गया, उसमें आरक्षित रखी गई परिसंपत्तियां जिनमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आपको चीज़ें याद आ रही होंगी कि बिल जो होता है वो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है, मैं उम्र बोलने वाला था, और जो बॉन्ड होता है वो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होता है। ये सबके सब क्या होते हैं, ऋण पत्र होते हैं जो सरकार जारी करती है, ठीक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं, आरक्षित स्वर्ण निधि होती है, विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ रिजर्व ट्रेंच शामिल है। ये क्या क्या होते हैं इनको ऑलरेडी मैं इकोनॉमी की क्लास में आपको पढ़ा रखा हूँ, इवन करंट में भी मैं आपको पीछे पढ़ा रखा हूँ, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी है, बाकी आपको नहीं याद है, ये याद नहीं रखना, आपसे पूछेगा नहीं, इवन आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि ये क्या है, मैंने बस ऐसे ही हवाबाजी के लिए पिक्चर लगा दी है, ठीक है। अब बात आती विदेशी मुद्रा दर प्रबंधन। देखो पहले क्या होता था कि किसी भी देश के पास जो पैसा है या कोई देश कितने नोट छाप सकता है, नोट का मतलब करेंसी, कितनी करेंसी छाप सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास सोना कितना है। उसी सोने के मूल्य के बराबर वो क्या कर सकता था, अपनी मुद्रा प्रिंट कर सकता था। फिर उसके बाद दूसरी प्रणाली आई, ठीक है, कि नियमित जो विनिमय दरें हैं उसके आधार पर। बट आज की डेट में क्या है कि लेन देन के आधार पर डिपेंड करता है, आपकी करेंसी की योग्यता के आधार पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा प्रिंट कर सकते हो और कितना नहीं। और वही बात है, मैंने आपको इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाया है कि हम अगर ज़्यादा रुपया मतलब छाप दिए, आरबीआई ने ज़्यादा प्रिंट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट होगा, बैंकों के पास ज़्यादा जाएगा, बैंकों के पास ज़्यादा जाएगा, वो सस्ती ब्याज दरों में लोगों को लोन देंगी, लोगों को लोन मिलेगा तो लोन से वो लग्जीरियस चीज़ें परचेज करेंगे या कोई भी गुड्स परचेज करेंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, वहाँ इन्फ्लेशन आ जाएगी, बूम आ जाएगी। तो इसलिए हम नोट तभी छापते हैं जितनी बाजार को ज़रूरत होती है, ठीक है, जितनी विनिमय दर के लिए ज़रूरत होती है। क्लियर हो गई बातें। तो अब गोल्ड को बेस नहीं बनाया जाता है, क्लियर, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब संचयन क्यों करता है आरक्षित स्वर्ण निधि का भारत विदेशों में, तो देखो इससे कई चीज़ें होती है कि भू राजनीतिक जोखिमों को कम करता है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सपोज करो, मान लो कल भारत को कहीं से पैसा चाहिए, तो भारत ये दावे से कह तो सकता है कि भैया हमारा लंदन में और न्यूयॉर्क में ये पैसा जमा है। जैसे आप ही लोग हो, है ना, कोई आपसे पूछे कि क्या करते हो आजकल, कुछ नहीं साहब, 200 बीघा खेती है, 3 फ्लैट दिल्ली में, 4 फ्लैट लखनऊ में, 5 फ्लैट इलाहाबाद में, तो अपने आप लोग समझेंगे ना भौकाली आदमी है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय चल निधि, अब सपोज करो आपने सोना वहाँ रखा है जिनसे आपको उधार चाहिए, तो वो लोग कितने खुशी होंगे, वो आपसे ये नहीं कहेंगे ना बाबूजी गारंटी लो या गारंटी ना लो, है ना। आर्थिक लचीलापन, इससे हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होती है। विश्वसनीय अभिरक्षक, हमें एक अच्छा भरोसेमंद व्यक्ति मिल जाता है और वो व्यक्ति हमारी गारंटी लेने लगता है हर जगह पे कि अरे नहीं यार आदमी ये बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ इसने रखा था ना सोना पिछले साल इतने मीट्रिक टन, आप इसको दे दो लोन, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण तिजोरियां हैं, मतलब गोल्ड वॉल्ट हैं, है ना, आपसे ये चीज़ें नहीं पूछा जाएगा। एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, है ना, एक है BIS स्विट्जरलैंड में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। इन सब जगह पे क्या क्या खूबियाँ हैं, कितने सिलेंडर लगे हैं, क्या है, कितना सोना है, चोरी ही करना हो तो ही आप इसको पढ़ो, ठीक, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने बस बता दिया कि प्रत्यावर्तन वापस लाने के कारण क्या है और वापस लाने से फायदे क्या होते हैं,
ठीक है। रखना क्यों चाहते हैं ये भी बता दिया, वापस लाने के क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बता दिया। इससे ज़्यादा आपको किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट नहीं रटना है। क्लियर हो गई बातें? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपने कल की क्लास में 9 नवंबर 2024 के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।